समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 2 जो रहेगा हमारा साइंस का। यदि ये वाला जो थंबनेल आपको दिख रहा है उसका लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स वीडियो सीरीज का पहला वीडियो था हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट को लेके। आज हम बात करते हैं सेकेंड वीडियो की जो रहेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के ऊपर। जो बेसिकली फूड न्यूट्रिएंट है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व रहते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसमें मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो 3 न्यूट्रिएंट रहते हैं। मुख्य पोषक तत्व 3 ही रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। बाकी जो है वो सब माइनर में रहते हैं। ठीक बात है, हम शॉर्ट नोट्स की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए प्रोटीन की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की खोज कौन करता है? प्रोटीन इज जस्ट लाइक एमबी। आपको याद करने का तरीका है, प्रोटीन इज जस्ट लाइक एमबी। अच्छा ये बताइए मेरे को, खोज पहले होती है कि नामकरण पहले होता है? बच्चा पहले जन्मता है या उसके बाद नामकरण होता है? यही तो होता है, पहले जन्म लेगा उसके बाद नामकरण होगा। सिमिलर वे में प्रोटीन इज जस्ट लाइक एमबी का मतलब क्या है? एम मतलब मुल्डर, एम मतलब क्या? मुल्डर। बी मतलब क्या? बर्जीलियस। मतलब मुल्डर क्या करता है? खोज करता है, और बर्जीलियस क्या करता है? नामकरण देता है। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज करता है मुल्डर और नामकरण कौन देता है प्रोटीन को? बर्जीलियस। ठीक बात है। अब प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि जो करते हैं वो प्रोटीन करते हैं। पहली बात, शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन। फिर हमारे जो घाव हो जाते हैं, शरीर में टूट फूट जाती है अंग, उनकी मरम्मत, रिपेयर का काम कौन करता है? ये भी प्रोटीन करता है। ठीक बात है। हमारा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बॉडी का, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी यही होता है, शरीर का निर्माण भी यही करता है, शरीर का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी कौन होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिम जो जाता है वो क्या लेता है? प्रोटीन के डिब्बे। सही बात है, आपको समझ में आ रही है बात? तो जिम जो जाता है वो प्रोटीन के डब्बे क्यों लेता है? क्योंकि शरीर का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। ठीक बात है। अब सोचो, पहलवान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, ये आहार में मतलब इनको फूड में सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है क्यों लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि पहलवान को क्या करना है? अपनी बॉडी को डेवलप करना है, मेंटेन करना है, मसल डेवलप करनी है। और गर्भवती महिला के पेट में एक और बच्चा है, उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचे तो उसे भी क्या लेना होता है? आहार में प्रोटीन लेना होता है। गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है वो क्या है? उसकी शारीरिक वृद्धि होनी है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए बेसिकली प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ठीक बात है। अब प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर से मतलब क्या है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की खूब सारी चेन होती है। पॉलीमर क्या होता है? अच्छा सब भूल जाओ, पॉलीमर क्या होता है? बहुलक। कुछ मोनोमर, सिंपलेस्ट यूनिट मिल जाती है और एक वो क्या स्ट्रक्चर बना लेती है? पॉलीमर। सेम यहाँ पर क्या है? एमिनो एसिड्स की खूब सारी चेन होंगी, वो मिलके क्या बना देगी? प्रोटीन बना देगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, और प्रोटीन हम जानते हैं कि क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का। इसलिए एमिनो एसिड को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। एमिनो एसिड नीचे आया, एमिनो एसिड की क्या बनी? चेन बनी। तो एमिनो एसिड की चेन बनने से ही तो प्रोटीन बना। इसका मतलब एमिनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये भी बोला जा सकता है। ठीक बात है। चलिए, अब जो सभी एनिमल्स होते हैं, सभी जीव होते हैं, उनमें प्रोटीन क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में एमिनो एसिड्स का ऑर्डर बदलता रहता है। ठीक बात है। तो अमीनो एसिड का ऑर्डर चेंज होता रहता है, इसलिए सभी जीवों में, सभी लोगों में प्रोटीन भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। प्रोटीन इज जस्ट लाइक एमबी, आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, मुल्डर और बर्जीलियस। मुल्डर खोज करता है, बर्जीलियस नाम देता है। अब बात करें, जितने भी प्रोटीन हैं उनमें 4 तत्व आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। CHON। कौन? मेरे साथ बोलो, CHON। कौन? C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन।
तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी प्रोटीन में असेंशियल एलिमेंट्स है, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त एस और पी कभी कभी किसी किसी प्रोटीन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सल्फर और फास्फोरस। लेकिन पक्की बात है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को तो होना ही पड़ेगा, और एस और पी, एस एंड पी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बोलो किसी को कोई डाउट? चलें आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो जो प्रोटीन का विघटन होता है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सबका विघटन करते हैं, तो प्रोटीन का भी विघटन करेंगे, ठीक है। तो जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो प्रोटीन का विघटन करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन। क्या बोलते हैं? प्यूट्रीफेक्शन। तो प्रोटीन के विघटन से, प्रोटीन के टूटने से तीन गैसें बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, ठीक है। प्रोटीन के विघटन से क्या होती है? तीन चीजें बनती है, ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मेथेन होता है CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। अभी लास्ट एक शायद स्टेनोग्राफी हुई थी, आई थिंक RSMSSB वाली, उसमें इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमोनिया की कौन सी गंध है, तो अमोनिया की कैसी गंध आती है? शौचालय जैसी गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड की कैसी गंध आती है? सड़े अंडे जैसी गंध। अगर अंडा सड़ जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गंध वो देता है। तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रोटीन के विघटन से तीन गैसें बनती है, अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया का जो स्मेल है वो कैसी है? शौचालय जैसी। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल है वो कैसी है? जब अंडा सड़ जाता है उस टाइप की। अब देखिए एक बात आप नोटिस करो, यहाँ पर CH4 फॉर्मूला लिखा है, तो C के आगे क्या बेसिकली क्या होगा? 4H लगाने मुझे जरूरी है। यदि मैं ऐसे लिखता हूं, जो थोड़ा केमिस्ट्री जानते हैं, CH3, CH2 ऐसे चलता जाता है, इसका मतलब क्या होता है? 3H यहां लग गए, फिर C आ गया, फिर H यहां लग गया, फिर ऐसे इधर चलता जाएगा, ऐसे चलता जाता है। तो ये जो CH3, CH2 ये लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? तो ध्यान रखो इतना सा बात कि कार्बन बेसिकली क्या है? चार संयोजकताओं का खेल होता है, तो उसी को पूरा करने के लिए माथापच्ची चलती रहती है। हालांकि इस जो टॉपिक है इसमें इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कार्बन जीवन का आधारभूत तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है, यूनिवर्सल एलिमेंट है। कार्बन का महत्वपूर्ण गुण है श्रृंखला बनाना, जिसे श्रृंखलीकरण, कैटिनेशन कहते हैं। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए आपके किसी भी एग्जाम में काम नहीं आएगा। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं, ये कुछ नोट्स में मेरे हैं चीजें, तो यहाँ मैं आपको भी बता दूं, खोज करता हूं कि कुछ नाम है। चलिए हम देख चुके हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर। नामकरण किसने दिया? बर्जीलियस। सेम इसी तरह पे हम और देखते हैं, तो ट्रिक है इसकी, होन NH3 क्या पी रहा है? होन NH3 क्या पी रहा है? तो देखो होन NH3 क्या होता था? अमोनिया होता था, सही बात है। तो देखो S से मिलके बना हाइड्रोजन, सबसे पहली बात तो O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, ये है अमोनिया, ठीक है। तो क्या पी रहा है? हाइड्रोजन पे क्या आ गया? क्या? ये याद करने का तरीका है, यहां पी, यहां रहा, यहां है। तो देखो क्या से बन गया? केवेंडिश। वहां जगह नहीं है तो यहां बता दो, के से केवेंडिश, पी से प्रिस्टले, रहा से रदरफोर्ड, हे से हेवर। इसका मतलब हाइड्रोजन की जो खोज करी थी वो किसने करी? केवेंडिश ने। ऑक्सीजन की प्रिस्टले ने, नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने, और अमोनिया की हेवर ने। तो इसकी ट्रिक है, होन NH3 क्या पी रहा है? क्या? केवेंडिश, पी प्रिस्टले, रहा रदरफोर्ड, हे से हेबर। तो अमोनिया की खोज कौन करता है? हेबर करता है। बोलो सही याद रह जाएगा? चलिए रखना पड़ेगा, ठीक बात है। अब कुछ सोर्सेज की बात करते हैं कि प्रोटीन किस में कौन कौन सा पाया जाता है। तो बाल की बात करें, हेयर की बात करें, नाखून नेल्स की बात करें, खुर की बात करें या सींग की बात करें, किरेटिन, इनमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? किरेटिन, ठीक बात है। बाल, नाखून, खुर या सींग, इनमें प्रोटीन का नाम होता है किरेटिन। रेशम,
रेशम इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रेशम में जो पाया जाता है प्रोटीन वो होता है फाइब्रोइन और सेरिसिन। ठीक है, दो प्रोटीन पाए जाते हैं रेशम में, फाइब्रोइन और सेरिसिन। फाइब्रोइन और सेरिसिन। दूध की बात करें तो दूध में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेजरली मुख्यतया केसीन। क्या पाया जाता है? केसीन। और कुछ दो माइनर पाए जाते हैं लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्ट ग्लोबुलिन। जब भी लैक्ट की बात आ जाए तो वो पक्की बात है कि दूध से उसका मतलब है। लैक्ट मतलब होता है दूध साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक बात है। तो दूध में पाया जाता है एक तो केसिन और लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन। अब लैक्ट वाले याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि लैक्ट मतलब हमेशा दूध होता है। दूध में मेनली क्या पाया जाता है? केसीन। याद रह जाएगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए केसीन। ठीक बात है। चलिए जिसको दिख रहा है वो तो यहां देख सकता है। ठीक बात है। अब हम बात करें त्वचा या अस्थि, स्किन या बोन्स की, हड्डियों की, तो स्किन में पाया जाता है केराटिन। ठीक बात है। और बोन्स में पाया जाता है एसिन। कौन सा पाया जाता है? बोन्स में एसिन। बाकी और पाए जाते हैं इनमें कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन दोनों में पाए जाते हैं, त्वचा और अस्थि दोनों में। और किसी भी पर्सन की बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति में सबसे अधिक कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो कोलेजन पाया जाता है। यहाँ अलग से मैंने ये चीज लिख रखी है, कोलेजन मैक्सिमम इन पर्सन। किसी भी व्यक्ति में सबसे अधिक कोई प्रोटीन है तो वो कोलेजन। त्वचा और अस्थि दोनों में कोलेजन और इलास्टिन पाए जाते हैं। मसल्स की बात करें तो मसल्स में पाया जाता है एटीएम। भैया मसल्स वही बना पाएगा जो जिम के पैसे दे पाएगा, और जो जिम जा पाएगा उसका मतलब उसके पास एटीएम में काफी सारे पैसे हैं। तो मसल्स की बात करें, MUSCLES, मसल्स में पाया जाता है ATM। ए से निकल के आता है एक्टिन, टी से निकल के आता है ट्रोपोनिन, और एम से निकल के आता है मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन ये किस में पाए जाते हैं? मसल्स या मांसपेशियों में। बोलो याद रह जाएगा सबको। चलिए तो ये हो गया हमारा कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्लोट। जो ब्लड का क्लोट जम जाता है वो जो चीज होती है उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। किसमें? क्लोट में, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब यदि गेहूं की बात करें तो देखो सबसे पहले तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। या बचपन में पढ़े होंगे, पक्की बात है। ये वहां दिख नहीं रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चावल का जो होता है वैज्ञानिक नाम वो होता है ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। मक्का की बात करें तो मक्का का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है जियामेज। कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो देखना, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लूटेन और ग्लाइडिन पाया जाता है। गेहूं के अंदर ग्लूटेन और ग्लाइडिन। और आपने देखा होगा कई बार लोगों को गेहूं से एलर्जी हो जाती है, तो गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन वाला प्रोटीन है उससे बेसिकली लोगों को एलर्जी होती है। तो ग्लूटेन वाला जो सब्सटेंस है प्रोटीन का वो एलर्जी कारक होता है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके अंदर प्रोटीन कौन से? ग्लूटेन और ग्लाइडिन। चावल की बात करें, चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा, और इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? ओराइजिन। ओराइजा ओराइजिन याद हो जाएगा। मक्का जियामेज, और यहाँ पे जीन प्रोटीन पाया जाता है। यदि गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें, तो गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन। जनरली पूछ लिया जाता है गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। ठीक बात, याद रह जाएंगे। चलिए अब देखो, एक साथ आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उनके वर्क फंक्शन की यदि स्टडी करो तो वो प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन की संरचना और कार्यों का अध्ययन प्रोटियोमिक्स कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड वर्क फंक्शन, प्रोटियोमिक्स। ठीक बात है। अगर किसी विशेष समय पर कोशिका में एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उस सेल में उपस्थित सभी प्रोटीनों के ग्रुप की बात करें एक साथ तो उनको बोलते हैं प्रोटियोम। ठीक बात है, बात समझ में आ रही है।
चलिए, अब जैसे आप स्कूल में जाते हो, सब बच्चे हो, लेकिन सबके नाम अलग अलग है, लेकिन सबको एक साथ क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। तो ऐसे खूब सारे प्रोटीन है, तो हम पर्टिकुलर टाइम पे उन सबको एक साथ बोल देंगे प्रोटीनियम। क्लियर हुई बात? चलिए, अब बात करें, देखो 100 किलो का आदमी है जिसमें जल, सबको पता है जल तो सबसे ज्यादा होता है किसी की भी बॉडी में। जल के बाद बारी आती है प्रोटीन की। बस इतना सा यहाँ पे मेरे को बताना था कि जल जल तो चलिए आप अलग मान के चलिए, लेकिन प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट में यदि बात करें तो सबसे मेनली किसका काम है, प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है, शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। फिजिकल जो ग्रोथ होती है हमारे शरीर की, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। इसलिए जल को तो छोड़िए, उसके बाद प्रोटीन की बात आती है। ठीक है, तो आप सोचो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90% से ज्यादा इंडियंस की बॉडी में जो कमी है वो प्रोटीन की है। ठीक बात है। चलिए, अब बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण के लिए बहुत सारे, कुपोषण रोकने के लिए बहुत सारे योजनाएं चला रही भारत सरकार। चलिए, तो कुपोषण जो होता है मेनली वो होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। या तो प्रोटीन की कमी से होता है या एनर्जी की कमी से होता है। एक नाम होता है, दो तरह का होता है ये भी। एक होता है मेरास्मस, एक होता है क्वाशियोरकोर। मेरास्मस और क्वाशियोरकोर। यदि मेरास्मस की बात करें, मेरास्मस की बात करें तो देखो, मेरास्मस को पढ़ो मरास्मस, मरास्मस, मरास्मस। ठीक बात है। मरा मरा, कौन मरता है आजकल जल्दी? गरीब। गरीब के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास जो उसको चाहिए बुनियादी चीजें वो नहीं है। इसका मतलब जो मरास्मस होता है वो गरीब के बच्चे में होता है, गरीब लोगों में होता है, गरीब बच्चों में होता है। तो मरास्मस होता है गरीब बच्चों में। बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, गरीब है तो वो दुबला पतला होगा क्या फूला फूला होगा? दुबला पतला होगा। ठीक है, तो मेरास्मस होता है जनरली गरीब व्यक्ति में, और वो जो क्या है, दुबला पुतला है, दुबला पतला होता है। अब दुबला पतला है, दुबला पतला क्यों हो रहा है वो आप सोचे कभी कारण? क्यों? क्योंकि उसको डेली का खाना नहीं मिल रहा। डेली का खाना नहीं मिल रहा तो उसको कार्बोहाइड्रेट उसकी बॉडी में नहीं जा रहा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा तो उसका जो एनर्जी उसको जो प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, वो कौन कर रहा है? उसका फेट। ठीक है, इसका मतलब मेरास्मस को दूर किया जा सकता है यदि उसको हम खाने में एनर्जी दें। एनर्जी कैसे देंगे? कार्बोहाइड्रेट से देंगे। बोलो, किसी को दिक्कत? तो मेरास्मस मरा मरा, गरीब मरेगा। तो गरीब वाले को होता है मेरास्मस, गरीब के बच्चे को होता है। गरीब कैसे होता है? दुबला पतला होता है। तो गरीब बच्चा जो दुबला पतला है उसको होता है। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? उसके खाने में एनर्जी की मात्रा को बढ़ा दो। एनर्जी की मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे? एनर्जी रिलेट है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा, कैलोरी ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, हमें जबकि लगता है कि वो प्रोटीन की कमी से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन की कमी से, जबकि प्रत्यक्ष रूप से वो किसकी कमी से होता है? एनर्जी की कमी से। याद रह जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं क्वाशियोरकोर। यदि क्वाशियोरकोर की बात करें तो देखो, क्वाशियोरकोर मेरास्मस जब गरीब में हुआ तो क्वाशियोरकोर किस में होगा? अमीर के बच्चे में। ठीक है, अमीर का बच्चा पतला होता है कि मोटा होता है? मोटा, फूला हुआ। ठीक बात, तो वो मोटा होता है। अब मोटा होता है, इसका मतलब उसका फेट लॉस नहीं हो रहा। फेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसे कार्बोहाइड्रेट रेगुलरली जो उसे चाहिए वो रेगुलरली मिल रहा है। इसका मतलब कमी किसकी है? प्रोटीन की। बोलो हाँ की ना? इसका मतलब प्रोटीन की कमी से हो रहा है। और जो मेरास्मस था वो क्या हो रहा था? एनर्जी की कमी से। इसका मतलब इसको कैसे किया जा सकता है? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दो तो आपका दूर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेरास्मस और क्वाशियोरकोर। बोलो सही है। बात करते हैं अब प्रोटीन के सोर्सेज की बात करते हैं। तो देखो, प्रोटीन का जो मेजर सोर्सेज है वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोल सकते हैं नील हरित शैवाल, समुद्री जीव है। सबसे अधिक इसी में प्रोटीन पाया जाता है, वो है 65%। ठीक है,
स्पाइरुलिना या नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें 65% तक प्रोटीन पाया जाता है। यदि सोयाबीन, राजमा, रागी की बात करें तो 46% तक इनमें पाया जाता है। अब आप सोचो, ये दोनों ही जनरली कोई नहीं खाता, जनरली, हालांकि ये तो कई लोग खा लेते हैं। दालों में 26% होता है, मांस मछली में 22%, अंडा, पनीर, दूध, चावल 12%। सबसे ज्यादा कोई सेवन करता है तो व्यक्ति यही करता है, केवल 12% है। जो मांस मछली भी खा रहा है वो हमसे लगभग डबल प्रोटीन इंटेक ले रहा है। सोचो आप, ठीक बात है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स है स्पाइरुलिना, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक बात है। अब जैविक मान बात करें, बायोलॉजिकल वैल्यू, तो बस ये याद रखना है कि बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा अंडे की होती है। एक एग्जाम में पूछा गया आई थिंक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है मैक्सिमम, वो किसकी होती है? एग, अंडे की। अब बात करते हैं एमिनो एसिड। हमने बात की थी एमिनो एसिड की अभी थोड़ी देर पहले। क्या बात की थी? कि प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक बात है। तो अमीनो एसिड का ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक बात है। कोई आपसे नहीं पूछेगा, पूछ क्या सकता है? बस ये पूछ सकता है कि एमिनो एसिड जो होते हैं ये क्या काम आते हैं। तो मैंने बता दिया, बिल्डिंग ब्लॉक के प्रोटीन के ऊपर लिखा रखा है, ठीक है। अब एमिनो एसिड टोटल 20 प्रकार के होते हैं। कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। आवश्यक जो हमारे भोजन में लेना आवश्यक है, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे तो हमें ऊपर से लेना पड़ेगा। तो इनकी संख्या जो होती है वो 9 होती है। जो आवश्यक एसेंशियल है हमें लेने हैं वो होते हैं 9। तरीका क्या है याद करने का? इन दो के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिए। एमएल याद कर सकते हैं, 30 ml 60 ml का पैक, वही एमएल। एम से मिथ्योनिन, एल से लाइसिन। तो आवश्यक के एग्जाम्पल है 2, मिथ्योनिन और लाइसिन। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं पूछे जाते। अनावश्यक की बात करें तो ये हमारे शरीर में खुद संश्लेषित होते हैं, बनते रहते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 11। एग्जाम्पल हो गया जीटी का, जीटी जयपुर सबको पता है। तो G4 ग्लाइसिन, T4 टायरोसिन, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एमिनो एसिड देख लिया। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो आपको सबको पता है, प्रोटीन में जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कौन? CHON, ठीक बात है। S और P कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। फिर हमने उसके बाद देखे प्रोटीन करता करता क्या क्या करता है बेसिकली, ठीक है। फिर हमने सोर्सेज देखे, प्रोटीन कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। फिर हमने देखा बाल, नाखून, फुट सिंग, इसमें केराटिन पाया जाता है, वो सब हमने देखे। रेशम में कौन सा पाया जाता था? फाइब्रोइन और सेरिसिन। ये सब हम पूरी वो चार्ट पढ़ चुके हैं। गेहूं में ग्लूटेन और ग्लाइडिन। ग्लूटेन क्या करता था? एलर्जी सब्सटेंस का काम करता था। फिर हमने देखा गुणसूत्र में कौन सा था? हिस्टोन प्रोटीन। चलिए, तो वो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखो, जो डेली की एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो डेली क्रियाकलापों के लिए हमें कौन जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से? CHO। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनाए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप इसको देख भी सकते हो, देखो, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है? कार्बन प्लस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर, कार्बन मतलब कार्बन। तो C और H2O सब आएंगे इसमें। इसका मतलब C भी आ गया, H भी आ गया, O भी आ गया। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि आपको कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है? CHO से मिलके बना होता है। अब देखो, कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि कार्बोहाइड्रेट में H और O का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में H2 होता है, C और H2, तो H हो गया 2, O हो गया 1। सीधा सा क्वेश्चन था। तो H और O का रेशियो होता है 2:1। लेकिन उल्टी खोपड़ी का अगर एग्जामिनर हुआ तो ये भी पूछ सकता है O अनुपात H, O:H क्या होगा? तो ये 1:2 हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद आंसर करना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें H2 होता है, उसके हिसाब से हम रेशियो बता देंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। डेली रूटीन का जो एनर्जी सोर्सेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रतिदिन ऊर्जा का सोर्स होता है, ठीक है। प्रतिदिन विभिन्न क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा प्रदान हमको ये करते हैं। अब सोर्सेज क्या है? जो भी हम खा रहे हैं डेली रूटीन में वो सबसे क्या मिल रही है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रही है। सोर्सेज हो गया अनाज, आलू, केला, शहद, गुड़, चीनी, ये सब कुछ, ठीक बात है। अब सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्वाद में कैसे लगते हैं? हमें मीठे लगते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोल देते हैं? शर्करा बोल देते हैं, शुगर बोलते हैं, ठीक बात है। जैसे मैंने आपको बताया था, लेक्ट मतलब होता है दूध,
उसी प्रकार साइंस में हमेशा याद रखो ग्लूको मतलब होता है मीठा, ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है। दोनों चीज, लैक्ट मतलब दूध और ग्लूको मतलब मीठा। अच्छा यहाँ लिख रखा था मैंने, ठीक बात। चलिए, तो सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमेशा हमें कैसे लगते हैं, मीठे, इसलिए उनको शुगर बोलते हैं। ग्लूको का मतलब होता है मीठा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो हमेशा याद रख लीजिए कुछ कुछ चीजें, ठीक बात है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ कार्बोहाइड्रेट और उनके जो डेली रूटीन के नाम है, किस नाम से उनको जाना जाता है। चलिए पहली बात करते हैं माल्टोज की। माल्ट शुगर या माल्टोज, तो माल्टोज जो पाया जाता है वो गेहूं, मक्का या जौ में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो माल्ट शुगर है, ठीक है। तो माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोल सकते हैं, इजी है याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टोज, लैक्ट समझ गए, दूध, तो लैक्टोज क्या हो गई हमारी, मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा। लैक्टोज को हम जानते हैं मिल्क शुगर के नाम से। फिर गैलेक्टोज जो होती है उसको बोलते हैं हम मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर, ठीक बात है। तो माल्टोज होगी माल्ट शुगर, लैक्टोज होगी मिल्क शुगर, गैलेक्टेज होगी ब्रेन शुगर। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, गैलेक्टोज, ठीक है। तो गैलेक्टेज हो गई हमारी ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। उसके बाद सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज तो क्या है हमारी, गन्ने चीनी में पाई जाती है। सुक्रोज किस में पाई जाती है, गन्ने और चीनी में। तो इसका एक और नाम है, देखो गन्ना और चीनी में पाई जाती। गन्ना क्या है आजकल कमर्शियल हो गया, इतना यूज हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, तो बस यहीं से नाम याद कर लेंगे। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, गन्ने चीनी में, ठीक है। इनका कनेक्शन कर देता हूँ कि इससे कनेक्टेड, और सुक्रोज ये रहा। इसे क्या क्या नाम है इसके अलग, इनवर्ट शुगर, केन शुगर, कमर्शियल शुगर या टेबल शुगर, कई सारे नाम है इसके, ठीक बात है। फिर आते हैं फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज नाम से पता चल रहा है फ्रूट शुगर, ठीक बात है। तो शहद या फल शर्करा के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट शुगर होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है, और खाने में भी बढ़िया टेस्टी और मजा आ जाता है, तो वही फ्रक्टोज की हम बात कर रहे हैं। सबसे मीठी शर्करा या स्वीटेस्ट शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, फ्रक्टोज को। उसके हम बात करें ग्लूकोज, कभी किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज तो चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है, इसका मतलब ब्लड शुगर, सिंपल शुगर या ग्रेप शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ग्लूकोज, ग्रेप शुगर, ठीक है। ग्रेप्स मतलब क्या होता है, अंगूर। अंगूर को सड़ा के क्या मारते हो, दारू। दारू तुम लोग पीते हो, सब लोग ज्यादातर पीते हैं आजकल, तो वो भी बेसिकली हम बॉडी में तो ले रहे हैं, तो उसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि ग्रेप शुगर भी इसको बोलते हैं। याद करने का तरीका है, जैसे रखना है वैसे रखिए, ठीक है। चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये, कि जो हमारी डेंटल केविटी होती है, हमारे दांतों में जो डेंटल केविटी होती है वो किसकी वजह से होती है। तो डेंटल केविटी का एकमात्र रीजन जो है वो है कि हमारे दांतों में जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल जो होते हैं वो जम जाते हैं दांतों के बीच में। तो कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल जब जम जाते हैं दांतों के बीच में तो उससे डेंटल केविटी होती है, हिंदी हो जाएगी दंत क्षय, ठीक बात है। तो डेंटल केविटी का मेन रीजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल का दांतों के बीच में फंस जाना। क्लियर हो गई बात। इसलिए बड़े बूढ़े आपने देखा होगा तो आज भी खाना खाने के बाद क्या करते हैं, कुल्ले करते हैं। बात समझ रहे हो आप, हर चीज की गहराई है। चलिए उसके बाद हम बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और किस जगह पे जाके स्टोर होता है, तो वो उनके फल या बीज में होता है, ठीक है, जहां पर फल लगा हुआ है या उनका जो बीज है, ठीक बात है। तो प्लांट्स में जो भोजन का संचय है वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है, जबकि जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं, तो जंतुओं में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, चलिए बात करते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हम देख चुके हैं, हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि हम में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन भी क्या है, ग्लूकोज फैमिली का ही पार्ट है, तो ग्लूकोज का बहुलक होता है। मतलब ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो वो ग्लूकोज में बन के आएगा। कुल मिला के ग्लूकोज की ये खूब सारी ऐसे श्रृंखलाएं चलेंगी और ये आपस में पॉलीमर का निर्माण कर लेगी और वो क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। तो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक बात है। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एनिमल स्टार्च, अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, क्योंकि जंतु मतलब हम लोगों में भी भोजन
ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एनिमल्स में, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में पशुओं में भोजन संचित होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक बात है। अब हमने देखा था जब प्लांट्स में हो रहा था तो वो कहां जा रहा था, फल या बीज में, जबकि यदि हमारी बात करें तो कहां पर स्टोर होता है, मसल्स और लीवर में। एमएल से याद कर लीजिएगा ट्रिक, मसल्स और लीवर। एमएल एक और जगह आया था अभी तक ट्रिक में, याद करो। असेंशियल एमिनो एसिड पढ़े थे हमने 9 होते हैं, उसमें 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, एमएल मिथियोनिन और लाइसिन, ठीक बात है। तो वही मसल्स और लीवर में होता है। चलिए अब एक आता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, बीटा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है। अब बीटा ये चीज क्या है सर, बीटा तो भैया ये तो क्या होती है, पोजिशनिंग होती है, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी याद रखेंगे चलेगा। ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिव नेचर का होता है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर की यदि बात करें, ठीक बात है। अब कहां कहां पाया जाता है, लकड़ी, कपास, कागज, इन सब में पाया जाता है। इसे याद कैसे करेंगे ट्रिक मैं बता दूंगा। देखो जो गाय खाती है कई बार, और हमें लगता है कि यार गाय कैसे खा रही है, हम तो नहीं खा पाते। गाय और हमारे में समानता यही है कि हम दूध नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कुछ भी खा जाती है तो उसके पच जाता है थोड़े दिन बाद, थैली अलग चीज है, पच जाता है। आप गत्ता खा लेगी, इस टाइप की चीजें होती है ना, वो खा लेती है कई बार, तो वो पच जाता है। क्यों पच जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें एक पाया जाता है बैक्टीरिया, उसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये रहा ई कोलाई बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, वायरस को बोलते हैं विषाणु, ठीक बात है। तो देखो, तो मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता, किसका, सेल्यूलोज का, पहली बात। दूसरी बात ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो एनिमल्स होते हैं, मवेशी की बात कर रहा हूँ, केटल्स की, तो केटल्स में इसका पाचन हो जाता है क्योंकि उनकी आंत में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है, कि ई कोलाई है, कई बार ऐसे देगा ई कोलाई है, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस, फोर्थ ऑप्शन देगा नन ऑफ द अबव। तो क्या है ये, बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या होता है, बैक्टीरिया, और केटल्स की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें पाया जाता है। चलिए ये बात हम ऑलरेडी कर चुके कि प्रतिदिन हमें जो खाना खाते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हमें डेली जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डेली तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब जब खिलाड़ी को खेल से तुरंत पहले ऊर्जा चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाड़ी को खेल से तुरंत पहले ऊर्जा चाहिए तो किसका सेवन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेगा, ठीक बात है। और किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपको शुगर का मेजरमेंट करना है तो हम करते हैं सेकेरीमीटर से, ठीक बात है। सेकेरीमीटर से हम किसी भी विलयन में, किसी भी सॉल्यूशन में शर्करा, शुगर का मेजरमेंट, मापन कर सकते हैं। खिलाड़ी खेल से तुरंत पहले ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप की, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होती है। तो देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट जो टाइप है वो 3 टाइप होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, मतलब एक ही इसमें कार्बोहाइड्रेट है। डाइसेकेराइड, मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट मिलकर ये बना है। फिर आता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब क्या हो जाएगा, 2 से अधिक इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलकर ये बना है। मोनो मतलब मोनोमर, सुना है आपने पॉलीमर में, तो वही मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल टाइप की, डाइसेकेराइड मतलब 2, पॉलीसेकेराइड मतलब 2 से ज्यादा, ठीक बात है। चलिए मोनोसेकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से याद रख लीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक बात है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यदि डाइसेकेराइड की बात करें तो इसकी ट्रिक बना लीजिए, महासुले, चलिए मासूले, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माल्टोज, यहां हो जाएगा हमारा सुक्रोज, यहां हो जाएगा हमारा लैक्टोज। तो ये किसके एग्जांपल हैं, डाइसेकेराइड के, ठीक है। यदि पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल, बाकी जितने बचे वो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं, तो हम इसे याद रखने की हमें जरूरत नहीं है।
कुल मिला के आपको याद रखना है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज सब जानते हैं, फ्रक्टोज सब जानते हैं, गैलेक्टोज सब जानते हैं, तुम ये भी जान चुके हो बाकी चीजें भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड के होते हैं महासूले, महा से मतलब माल्टोज, सू से सुक्रोज, ले से लैक्टोज, याद रह जाएगा। चलिए पॉलीसेकेराइड को एक बार छोड़िए क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता, मेनली यही होते हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड में तो खूब सारे कार्बोहाइड्रेट है, हम किस किस को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें डाइसेकेराइड किस किस में टूटता है, तो देखो माल्टोज किस किस में टूटता है, चलिए यहीं लिखा है। तो देखो भाई अगर आप इनको सीक्वेंस में याद रखेंगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए, बाकी आपकी इच्छा। महासूले, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। देखो ग्लूकोज तो तीनों में आ रहा है, मतलब माल्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, दो ग्लूकोज यूनिट मिलके माल्टोज बना रही है। इसका मतलब यही तो हुआ कि दो ग्लूकोज जो यूनिट है वो मिलके क्या बना रही है, माल्टोज बना रही है। और सुक्रोज किस में टूट रहा है, देखो माल्टोज टूटा दो ग्लूकोज में, सुक्रोज किस में टूटा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और लैक्टोज किस में टूटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। याद रह जाएगा। देखो लैक्टोज आ रहा है तो लास्ट में लैक्टोज तो आना ही था, ठीक है। यहाँ सुक्रोज आ रहा है तो ये एस ई आ रहा है। आपकी इच्छा कैसे याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, बस आप सही करके आओ क्वेश्चन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तरीके मैं आपको बताता चल रहा हूँ, खूब सारे तरीके। ये शॉर्ट नोट्स वीडियो होते हुए भी देखो आपका लेक्चर हो ही गया है 20-25 मिनट का, और हो सकता है 5-7 मिनट और चल जाए, ठीक है। तो देखो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड के थे महासूले, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से टूटता है, बात रह जाएगी याद। और लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। देखो एक और तरीका, जी जी बोलो, मेरी जिज्जी माल है, जी जी माल, माल्टोज टूटा जी प्लस जी मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। एक तरीका ये भी, जैसे तरीके बनाओगे याद हो जाएगा, कुल मिला के याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि शरीर को जो एनर्जी मिलती है उसका सीक्वेंस क्या रहता है। सबसे पहले कौन शरीर को एनर्जी देता है, ये मैं आपको बता चुका था कि डेली की जो एनर्जी है वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आप सोचना सबसे पहले एनर्जी हमें देता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा मतलब फैट, उसके बाद प्रोटीन। तो जब भी आप लोग व्रत करते हो, व्रत में क्या होता है, कुछ नहीं खाते, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं गया, तो उस टाइम क्या होता है, फैट आपका कन्वर्ट होता है, हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहनी चाहिए। फैट लॉस का सबसे बेटर तरीका है। कार्बोहाइड्रेट डेली की एनर्जी आप जब कम लोगे, आपको एक्टिविटी तो वही करनी होती है लगभग लगभग, तो कार्बोहाइड्रेट जब कम लोगे तो आपका फैट को टूटना पड़ेगा मजबूर होके कार्बोहाइड्रेट में, तो आपका क्या हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले ऊर्जा मिलती है, उसके बाद वसा का नंबर आता है, उसके बाद अगर फैट भी नहीं बचा तो फिर प्रोटीन का नंबर आता है। लेकिन यहाँ तक बात जाती नहीं है, ठीक बात है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में भी यदि बात करें किसकी ज्यादा होती है, तो ग्लूकोज की होती है, उसके बाद ग्लाइकोजन की होती है, ठीक बात है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता था, तो ग्लाइकोजन से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और ये एनर्जी प्रोड्यूसर है कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये भी मैं बता चुका हूं, फैट जब आएगा और बता दूंगा। चलिए तो हम जब भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या भोजन लेते हैं या फूड लेते हैं, तो उसकी जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम जो मेजरमेंट करते हैं जनरली वो करते हैं किलो कैलोरी में, ठीक बात है। किलो कैलोरी में हम इसका मेजरमेंट करते हैं। अब देखो ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, डेटा इनके अपडेट हुए या नहीं हुए, क्या पता गवर्नमेंट अपडेट करती है, थोड़ा सा एक बार मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। जो पुराने डेटा है वो तो यही थे कि अगर एक हेल्दी आदमी है तो हेल्दी आदमी की जो दैनिक आवश्यकता है, डेली रिक्वायरमेंट है, वो रेस्ट कंडीशन में क्या है, 3000 किलो कैलोरी तो उसे चाहिए रेस्ट कंडीशन में भी। और यदि हार्डवर्क कर रहा है तो 4000 किलो कैलोरी उसको रोज का चाहिए। यदि एक हेल्दी वुमेन है, हेल्दी लेडीज है, उसको रेस्ट कंडीशन में 2100 किलो कैलोरी चाहिए, हार्ड कंडीशन में हार्ड वर्क में 2500 चाहिए, और यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसे 2800 किलो कैलोरी तो चाहिए चाहिए। और यदि हम न्यूट्रिएंट की दृष्टि से बीपीएल की बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, गरीबी दृष्टि से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की,
तो यदि गांव में 2400 किलो कैलोरी से कम है तो उसे माना जाता है कि वो बीपीएल का आदमी है। शहर में 2100 किलो कैलोरी से कम है तो उसे माना जाता है बीपीएल। ये किसकी दृष्टि से? पोषण की दृष्टि से। ये एक बार डेटा कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि 1 ग्राम फैट कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में तो उससे कितनी एनर्जी हमें मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है बताऊंगा। 1 ग्राम फैट से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम एल्कोहल से भी 7 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए देखना एल्कोहल वाले बच्चों, तुम एल्कोहल पीते क्यों टल्ली हो जाते हो? क्योंकि तुम्हें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता। भैया किसी भी चीज को गर्म करते हो, तुम गैस पार्टिकल को गर्म करते हो तो क्या करते हैं? वो आपस में गतिज ऊर्जा पाके क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, यही तो करते हैं। तो तुम्हें भी क्या होता है, बेसिकली इतनी सी एल्कोहल पी तुमने और इतनी सारी एनर्जी मिल जाती है बॉडी को कि तुम फिर टक्करें करते रहते हो, झगड़ते रहते हो। इसलिए भैया सावधानी से थोड़ा, ठीक बात है। चलिए तो सबसे ज्यादा हमने देखा था, सबसे पहले ऊर्जा कौन देता था? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। लेकिन जो हमें शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा दे सकता है 1 ग्राम में ही, वो कौन होगा? सबसे ज्यादा देता है वसा। देखो 1 ग्राम से ही 9.3 मिल गई। मतलब यदि फैट टूटेगा ना तो 1 ग्राम में ही 9.3 दे देगा हमें किलो कैलोरी। और फिर प्रोटीन की कितनी है? लगभग 4.2। कार्बोहाइड्रेट की कितनी है? 4 किलो। तो देखा जाए तो प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम्स में क्या रहता है, वसा मतलब फैट प्रोटीन बराबर कार्बोहाइड्रेट, ऐसा भी कई बार पूछा जाता है। जनरली क्वेश्चन जो आता है इसका ऐसा पूछा जाता है, 4 स्टेटमेंट आपको देता है, 1 2 3 4, और उसमें ये बोलता है प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा वसा से प्राप्त ऊर्जा की 2 गुना होती है। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए था? वसा से प्राप्त ऊर्जा प्रोटीन की लगभग 2 गुना होती है, ये जरूर बोल सकता था। तो इस टाइप के 4 सेंटेंस वो बना देता है। अब ये तो भैया फिजिक्स में आप पढ़ती हो, 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.2 जूल। तो 1 किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा? 4.2 किलो जूल। तो ये तो यूनिट डायमेंशन वाले क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं लिपिड की। हमने देखा था प्रोटीन किससे मिलकर बना था? कौन से? प्रोटीन की बात करी थी तो उसमें पक्की बात है कि कौन तो होंगे ही होंगे, पी और एस हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी, कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें क्या होने चाहिए थे? CHO। जब हम लिपिड की बात करेंगे, वसा की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, तो इसमें भी क्या होते हैं? CHO। ठीक बात है। जो भी आप ऑयली चीजें खाते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? फैट मिलती है, घी, तेल, फ्राइड फूड, मक्खन, ये सब। ठीक है। तो अब देखो, जब हमारे बॉडी से फैट टूटता है तो उसे बोलते हैं लाइपोलाइसिस। ठीक है। क्या बोलते हैं? लिपिड और लाइसिस, तो लाइपोलाइसिस। शरीर से वसा का टूटना, वसा का विघटन, इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोलाइसिस। और शरीर में जब फैट निर्माण होता है उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। ठीक है। जेनेसिस यही तो होता है, बनना। तो लाइपोजेनेसिस मतलब वो बन रही है, फैट बन रही है, और टूट रही है मतलब लाइसिस, पैरालाइसिस हो जाता है, उसमें टूट जाता है आदमी। ठीक बात है। तो वही वाली बात। चलिए अब बात करते हैं फैट की। तो फैट किससे मिलके बनी होती है? देखो फैट जो मिलके बनी होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की मिलके बनी होती है। फैट, वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की मिलके बनी होती है। या आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज हम कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट्स की वीडियो डालने की, मैथ्स के भी जरूर लाऊंगा मैं। ठीक है। तो फैट जो होती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की मिलके बनी होती है। वसीय अम्ल के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल होता है। 10 स्टार लगा लीजिए इस पर, तो जितने लगा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि वसा, सिंपल पूछेगा, वसा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल की बनी होती है, जिसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अनुपात होता है 1:3, 2:1, 3:1, 3:4, कुछ भी दे देगा। तो हमारा आंसर क्या है? 3:1। देख लीजिएगा क्या पूछा है, उसी के हिसाब से हमें आंसर करना है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का रेशियो भी पूछ सकता है। बस ये याद रखना है कि जो फैट होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बनी होती है। अब जो ये होता है फैट में क्या होता है?
ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं हिंदी में, तो ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब ईस्टर बॉन्ड क्या होता है ये आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, वरना इसका मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब बता सकता हूँ। तो वसा में ईस्टर बॉन्ड होता है, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। हम देख चुके हैं कि वसा से यदि हमें ऊर्जा मिलेगी तो सबसे ज्यादा पाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के लगभग दुगने से अधिक, तो कार्बोहाइड्रेट का लगभग दुगना भी हम बोल सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। उपवास और भूख हड़ताल के समय हमें जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है, फैट देता है। तो इसको बोल सकते हैं इट इज अ रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सर्वाधिक ऊष्मामान सबसे ज्यादा होता है। कैसे होता है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जितनी मिल रही थी उसकी लगभग दोगुनी तो इससे मिलगी, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा। कई बार पूछा गया है किसकी किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, फैट की। ठीक बात है। अब बात करें ग्लिसरॉल की, हमने देखा था वसा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वसीय अम्ल के मिलकर बनी होती है। वसीय अम्ल 3 होता है तो ग्लिसरॉल 1 होता है, 3:1। अब ग्लिसरॉल की बात करें तो जब साबुन की हम साबुन बनाते हैं तो साबुन और बायोडीजल का सह उत्पाद होता है, को प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर जिक्र हुआ तो मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, हालांकि नोट्स में तो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या, 3 OH आएंगे, देखो 3 OH आ गए, ट्राई मतलब 3, तो 3 हाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, तो इसलिए 3 OH पार्टिकल इसमें आगे इसके स्ट्रक्चर में। कोई नहीं पूछेगा आपसे स्ट्रक्चर, सिंपल से इतना जरूर पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल किस काम आता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग आता है साबुन को पारदर्शक बनाने में, साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाने में। आपने पियर्स का एड देखा है या पियर्स सोप को यूज किया होगा कभी, आर पार दिखती है लगभग लगभग, तो उस टाइप की साबुन बनानी है तो आपको ग्लिसरॉल मिलाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए भी इसका यूज होता है, किसका, ग्लिसरॉल का। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, कौन कौन से ग्लिसरॉल के, एक तो साबुन को पारदर्शक बनाने में, और कृत्रिम आंसू आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए भी इसका यूज होता है। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल पियर्स सोप, ठीक बात है। और पियर्स सोप का आपने देखा होगा सेमी सॉलिड होता है, और ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं तो ग्लिसरॉल भी क्या होता है, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस होता है कौन, ग्लिसरॉल। ठीक बात है। तो हमने देखा वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की बनी होती है, जिसमें वसीय अम्ल 3 अनुपात में होता है और ग्लिसरॉल 1 अनुपात में होता है। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा वसा की होती है। अगर हम बात करें वसीय अम्लों की, तो वसीय अम्लों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वसीय अम्ल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड, एक होते हैं अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। सेचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त, और अगर बात करें अनसेचुरेटेड की तो उनको बोलते हैं असंतृप्त। ठीक बात है। देखो सेचुरेटेड को याद करने का तरीका SSS, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, पहले इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एस का मतलब हो जाएगा सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड के अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। SSS का मतलब क्या, सेचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड, और वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो SSS से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक। अगर अनसेचुरेटेड की बात करें तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हानिकारक थे तो ये लाभदायक हो जाएंगे, वो सॉलिड था तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक बात है। और इनके कुछ यहाँ पर सोर्सेज भी आपको दे रखे हैं, ठीक बात है। चलिए तो बीएमआई भी अभी कंप्लीट कर लें क्या, चलिए कर ही लेते हैं। तो देखो अगर बैलेंस डाइट की बात करें जो हम लेते हैं, वो बैलेंस डाइट कब होगी, जब उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो बराबर मात्रा में हो जो हमें चाहिए, ठीक है, वही तो होगा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिख रखी कि वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में संतुलित आहार कहलाता है। तो प्रोटीन हमें कितना चाहिए होता है, लगभग 20% हमें प्रोटीन चाहिए होता है, फैट भी हमें 20%, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए हमें 60%। क्यों, क्योंकि डाइट से हमें एनर्जी मिली, और एनर्जी से हम क्या करेंगे, डेली एक्टिविटी करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था सबसे ज्यादा खाने में यदि कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो लगभग 3/5 पार्ट ऑफ फूड वो चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वो होता है 60%। चलिए बीएमआई क्या होता है, बीएमआई बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी देख लो भैया, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। कोई याद नहीं रखनी, आप बस बीएमआई देखो, बॉडी मास इंडेक्स देखो, ठीक बात है।
चलिए, बीएमआई से क्या पता लगता है कि एक व्यक्ति कितना मोटा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। बीएमआई क्या बताता है? मोटापे का सूचक, मोटापे का द्योतक है बीएमआई इंडेक्स। तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स हम खुद निकाल सकते हैं, आप भी खुद अपना घर पे निकाल सकते हैं। क्या होता है? हमारे शरीर का वेट मशीन में आप देख लीजिएगा अपना वेट कितना है, और ये लेना किस में होता है? किलोग्राम में। पता चले आप ग्राम में रख दो, ठीक है। और शरीर की ऊंचाई, हाइट ऑफ आवर बॉडी, हाइट ऑफ आवर बॉडी, और हाइट किस में लेनी होती है? मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में मत लेना, फीट में मत लेना। तो बीएमआई निकालने का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। बीएमआई आपको क्या रखना होता है? अपना वेट किलोग्राम में, उसको डिवाइड करना है अपनी ऊंचाई, और ऊंचाई किस में लेनी है? मीटर में, और उसका क्या कर देना है? स्क्वायर, उससे डिवाइड करना है। मतलब यदि मान लीजिए मेरा वेट है 70 किलो, ठीक है, और मेरी मान लीजिए 60 मीटर हाइट है, मान लीजिए 6 मीटर हाइट है, कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो ये मेरा बीएमआई आ जाएगा, सीधी सी बात है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो बीएमआई कैसे निकालते हैं? वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आ जाएगी? किलोग्राम तो ऊपर है, ठीक है, और मीटर का स्क्वायर नीचे है, तो यूनिट क्या होगी? इकाई, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये भी पूछा गया हुआ है भाई, बीएमआई इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, ठीक है। तो बीएमआई क्या बताता है कि हम कितने मोटे हैं। चलिए लास्ट स्लाइड है। अगर किसी का बीएमआई 15 से कम आता है तो उसे बोलते हैं हम अंडरवेट। भैया ये तो बहुत ही दिक्कत है भैया इसका, ये भी दिक्कत वाला मैटर है, ये वाला दिक्कत वाला मैटर है, ये वाला भी दिक्कत वाला मैटर है। और यदि 15 से 20 है तो वो दुबला है, ठीक है, स्लिम है 15 से 20। और आइडियल कंडीशन क्या होती है? 20 से 25 वाली। मतलब एक स्वस्थ आदमी का जो बीएमआई है वो कितना होना चाहिए? 20 से 25 के बीच में। कैसे निकालेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। सब अपना अपना बीएमआई निकालना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अपना बीएमआई कितना आ रहा है। यदि 25 से 30 के बीच में तो उसे हम बोलेंगे ओवरवेट। 25 से 30 वाले को हम क्या बोलेंगे? ओवरवेट। मतलब कंट्रोल किया जा सकता है इजी वे में। और 30 से ऊपर है तो भैया कंडीशन थोड़ी खराब है आपकी, ठीक है। 15 से कम में भी खराब है, 30 से ज्यादा में भी खराब है। आइडियल क्या है? 20 से 25। तो आदर्श स्थिति में बीएमआई का मान क्या होना चाहिए? 20 से 25। आई होप आपको इस शॉर्ट नोट्स की वीडियो श्रृंखला पसंद आई होगी। ये सेकंड वीडियो है शॉर्ट नोट्स वीडियो का। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए। कोशिश करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, सबके लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।